तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? टू सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ठीक है, कोई दो सर्कल है जिसकी रेडियस क्या दी गई है? एक की 5 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है, और ये आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। उसने आपको दिया क्या क्या? देखो कुछ इस टाइप का। अभी हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें रियल में नहीं पता कि डायग्राम क्या होगा, वो तो जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी केवल हमें इतना पता करना है कि रफली डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपका ये है। ठीक है, ये दोनों दो पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने ले लिया कि वो दोनों पॉइंट ए एंड बी है। ठीक है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो सपोज दैट ये आपका सेंटर इधर है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पर है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट सेंटर का भी नहीं पता कहाँ है, लेकिन हमने लेट कर लिया कि इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है, और इसको पॉइंट ए से ज्वाइन किया। ठीक है, इसको भी पॉइंट ए से ज्वाइन किया। ठीक है, और वो कह रहा है इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। इतना क्लियर हुआ सबको? फिर वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या है? जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को यदि ज्वाइन कर देंगे तो यही ज्वाइन करने पर जो आपको कॉर्ड दिखेगा वही दोनों का कॉमन कॉर्ड है। देखो ये इसका भी, ये भी कॉमन कॉर्ड है और इस वाले सर्कल का भी कॉमन कॉर्ड है। अब लेंथ यदि ए बी की हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इसको जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जो लाइन सेंटर को इनकी ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को मैंने ले लिया पी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एपी मिलना चाहिए, और एपी मिल जाएगा तो एपी का डबल होगा एबी। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर से जो लाइन पास होती है वो परपेंडिकुलर होती है और साथ में कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये बाइसेक्ट करेगी तो एपी की जो डिस्टेंस आएगी वही आपका क्या होगा, उसका डबल कर देंगे तो वो कॉर्ड की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगे इन, अब ये इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जरा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये डायग्राम आपको सबको क्लियर होगा? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो चलिए हम यदि इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए में देखें, ठीक है, ओपीए में, तो यहां पर यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं तो पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल ओपीए की बात की, तो इसमें आपका ओए क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। अब हमें ना तो वैल्यू ओपी की पता है और ना ही एपी की, तो हम क्या करें? एपी तो, ओपी तो नहीं पता, लेकिन ओ डैश पता, तो मैं इस तरफ वाले को क्या ले लूं? इसको क्या ले लूं? मैं एक्स ले लूं ओपी को। यदि ओपी एक्स ले लूंगा तो ओ डैश भी कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो ओपी को मैंने एक्स ले लिया तो ओ डैश भी 4 माइनस एक्स आ जाएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि टोटल ओ डैश के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो अब चलिए ओ ए की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी है? एक्स का स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू
ये फाइंड करना है। ठीक है, तो AP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम इसको। ठीक है, ये आपकी AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम ट्रायंगल APO डैश को ले लें, तो यहां से भी AP की वैल्यू निकालना है और दोनों से AP की वैल्यू को इक्वल कर देंगे AP स्क्वायर की वैल्यू को। ठीक है, तो अब लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल O डैश PA। ठीक है, तो यहाँ पर आपका AO होगा, AO डैश हाइपोटेनियस होगा इक्वल टू O डैश P का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें हम, अब क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो AO डैश स्क्वायर की AO डैश की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू O डैश की 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, है ना। तो AP स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब देखिए जरा, दोनों ही फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को देखिए, दोनों ही AP स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा कि यहां पर है आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, और ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ओपन कर दे रहा हूँ 9 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 16 माइनस का 7 आएगा और माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8x इक्वल टू 25 प्लस 7, यानी कि 8x की वैल्यू हो जाएगी 32, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब पता है, जो ये डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं बनेगा, तो फिर कैसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि दोनों ओ ओ डैश के बीच की ही डिस्टेंस यदि 4 सेंटीमीटर है और ओपी भी 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, ओ डैश और पी एक ही जगह पर होंगे, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा, यानी कि इसका जो सेंटर होगा 3 सेंटीमीटर वाले का, उसका सेंटर आपका पी पॉइंट पे ही होगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ए ओ यही पी होगा और यही आपका क्या होगा, ओ डैश भी होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम में तो आपको क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू अब आपको मिल गई। ठीक है, अब जब एक्स की वैल्यू मिल गई, आपको चाहिए क्या, आपको तो चाहिए कॉर्ड ए बी की वैल्यू, तो आप सबसे पहले एपी की वैल्यू निकाल लो और एपी की वैल्यू को डबल कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आप फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एपी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का मतलब 4 का स्क्वायर, यानी एपी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो एपी की वैल्यू आ गई 3, 3 सेंटीमीटर, यानी कि एबी जो आपका कॉर्ड है वो क्या है 2 इंटू एपी, यानी कि 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे कि if two equal chords of a circle intersect within the circle। ठीक है, वो कह रहा है कोई किसी सर्कल के 2 कॉर्ड हैं और वो भी इक्वल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, किसी सर्कल के 2 कॉर्ड्स आपको क्या दिए गए हैं बेटा? इक्वल दिए गए हैं और वो आपस में सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब पता कैसा डायग्राम बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। देखिए कैसा डायग्राम बनेगा। कुछ डायग्राम बनेगा आपका इस टाइप का कि किसी सर्कल का 2 कॉर्ड है इक्वल। ठीक है, एक आपने कहा ये है सर और एक आपने कहा सर ये है ना, ऐसे कुछ ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक कॉर्ड ले लिया मैंने ए बी और एक कॉर्ड ले लिया सी डी। ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या बोला है? और साथ में ये बोल दिया गया कि वो दोनों ही कॉर्ड क्या है? इक्वल है। ठीक है, फिर कह रहा प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी कि जो सेगमेंट है एक कॉर्ड का, यानी कि सेगमेंट का मतलब क्या? ये वाली वैल्यू। ठीक है, या ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये इसके इक्वल या फिर ये इसके इक्वल। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूँ? पी ले लेता हूँ और सेंटर यहाँ पे ओ ले लेता हूँ। ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन करता हूँ और यहां से इसको ज्वाइन करता हूँ। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे इक्वल कॉर्ड दिए गए हैं और मैं पहले ही थ्योरम पढ़ चुका हूं कि यदि कॉर्ड्स इक्वल हो तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होती है। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उनको सेंटर से, कॉर्ड्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर्स होंगे ओ एम एंड ओ एन। ठीक है, ये होंगे और इसको कुछ ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आ गया। तो अब मुझे इसके इक्वल ये या इसके इक्वल ये करना है। उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके पहले मुझे पी एम एंड पी एन, एम पी एंड एन पी को इक्वल तो दिखाना पड़ेगा। जब तक मैं इक्वल नहीं दिखाऊंगा तब तक इनके सेगमेंट, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट को इक्वल नहीं कर सकता। और यदि मुझे एन पी एंड एम पी इक्वल करना है तो उसके लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आप देखोगे इन इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ओ एंड ट्रायंगल ओ पी एन। ठीक है, आपको पता है ये 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये आपको क्या है? सेंटर से लाइन ज्वाइन हो रही है कॉर्ड की। तो कॉर्ड पर यदि कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है कॉर्ड से, तो क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है। यानी कि यहां पर आपको दिख रहा है एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया गया है? और ओपी इक्वल टू ओपी, ये कॉमन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे लाइन ज्वाइन हुआ द कॉर्ड। ठीक है, ये आ जाएगा ओपी इक्वल टू ओपी हो गया। और क्या होगा? ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा।
क्यों होगा? क्योंकि आपने पिछले ही एक्सरसाइज में आपने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, पिछले ही एक्सरसाइज में आपने थ्योरम पढ़ी थी कि यदि कोई दो इक्वल कॉर्ड हो तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका मतलब ये सेंटर से भी इक्वल होंगे, यानी कि ओ एम इक्वल टू ओ एन, ठीक है। थ्योरम 6 आपने यही पढ़ी थी। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए जरा, ये राइट एंगल है और ये हाइपोटेनियस है और ये एक साइड है, इसका मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल के साथ में हाइपोटेनियस भी आ गया, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल आपका ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन पी के, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बोलोगे कि एमपी इक्वल टू एनपी होगा, है ना। तो आप लिखोगे देयरफॉर एमपी इक्वल टू एनपी, कैसे? बाई सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका एमपी इक्वल टू एनपी आ गया। अब एमपी इक्वल टू एनपी आया और साथ में आपको एबी इक्वल टू सीडी गिवन, ठीक है। और यदि मैं आपका एबी का हाफ करूं तो बोथ साइड मैंने हाफ कर दिया, एबी हाफ ऑफ एबी इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी। और जरा देखिए हाफ ऑफ एबी है क्या यहाँ पे, एबी का हाफ तो एम होगा, एबी का हाफ एम होगा, क्योंकि जो सेंटर से लाइन यदि पास होती है वो कॉर्ड के थ्रू जाती है तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि एम इक्वल टू एम बी, यानी कि जो आपका एबी का हाफ है वो किसके इक्वल होगा, एम के, ठीक है। या मैं इसकी जगह बीएम भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बीएम लिख दिया, ठीक है, बीएम। और ऐसे ही यहाँ पे जो सीडी का हाफ होगा वो कौन ले लूंगा मैं, डीएन, है ना। और बीएम और डीएन को मैं क्या लिख सकता हूं, बीएम को मैं लिख सकता हूं बीपी प्लस का पीएम, तो यहां पे मैंने लिख दिया इसको बीपी प्लस पीएम। एंड डीएन को मैं लिख सकता हूं डीपी प्लस पीएन, डीपी प्लस पीएन। और ऊपर ही हम देखिए एमपी इक्वल टू एनपी प्रूफ कर चुके हैं, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर पीएम और एनपी इक्वल हैं, तो पीएम और एनपी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, बीपी इक्वल टू डीपी, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे कि भैया एमपी इक्वल टू एनपी है फ्रॉम इक्वेशन 1। और जब डीपी इक्वल टू डीपी आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यही तो प्रूफ करना है, करेस्पॉन्डिंग जो आपके सेगमेंट है यही तो होंगे, डीपी का करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बीपी हो जाएगा, और यही हमने प्रूफ कर दिया। अब यदि एपी इक्वल टू सीपी प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, आपका इसको यदि आप इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे तो 2 में से इसको इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दो, ठीक है। तो आप लिखोगे, एक तो ये आपकी कंडीशन प्रूफ हो गई, दूसरी कंडीशन क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी माइनस डीपी। और ए बी माइनस बीपी, ए बी में से बीपी को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा एपी इक्वल टू सी डी माइनस डीपी करोगे तो आपको मिलेगा सीपी, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या आ गए, आपको इक्वल मिल गए, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं
ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, डायग्राम भी बिल्कुल सेम बनेगा, बस उसमें क्या दिया गया है, उसमें आपको कह रहा है if two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord. मतलब आपको ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो आपको तो केवल यहीं तक जाना, केवल इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और बाई सीपीसीटी के थ्रू क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बस केवल इतना करना है आपको, सेम यही चीज, हर चीज यही बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ ट्रायंगल ओएमपी को ट्रायंगल ओएनपी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना, तो आप कह दोगे एंगल ओपीएम इक्वल टू एंगल ओपीएन हो जाएगा बाई सीपीसीटी, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को घर पे जाके सॉल्व कर लीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करके आइए घर से। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।